मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का नया चैप्टर लाइन एट एंगल्स जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बेटा लाइन एंड एंगल्स में हम लोग सबसे पहले एंगल्स के विषय में जानते हैं, एंगल क्या होता है। बेटा मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि एंगल क्या है, एंगल हम किससे कहें। देखो जब किसी भी दो डिफरेंट डायरेक्शन मैंने दो रेखा एक कॉमन पॉइंट, बात समझ में आया। मतलब मान लीजिए कि ये दो रेखा, ये दो अलग अलग रेखा है। मान लो ये O हो गया, इसको हम मान लेते हैं A और ये B। ये दो रे OA और OB, दो रे हो गए, OA एक रे हो गया और एक OB जो है वो एक रे हो गया। इन दोनों रे का बेटा एक कॉमन पॉइंट है, इसमें बात समझ में आ रहा है। एक कॉमन पॉइंट जो है वो O है, बात समझ में आ रहा है। तो जब दो रे किसी एक कॉमन पॉइंट, मैंने दो रे का कोई एक कॉमन पॉइंट, बात समझ में आया, तो उन दोनों के बीच में बेटा एक आर्क जो है वो फॉर्म होता है। बात समझ में आया, इनके बीच में एक आर्क ये फॉर्म होता है। इस आर्क का जो मेजरमेंट होता है इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। बात समझ में आया। यहाँ पे OA और OB ये दो आर्क हो गए, क्लियर। और तुम्हारा O जो है वो एक कॉमन पॉइंट हो गया और इन दोनों आर्म के बीच में एक ये आर्क फॉर्म हुआ। इस आर्क का जो भी मेजरमेंट होगा, बात समझ में आया, उसको हम लोग कहते हैं बेटा एंगल। इसको रिप्रेजेंटिंग जो है एंगल का, इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं बेटा हम लोग, देखो एंगल का ये जो है ये सिंबल होता है इस टाइप का। मतलब देखो एल टाइप का नहीं होता है, कुछ एल से ये मतलब झुका हुआ है, ऐसे इस टाइप का होता है। बात समझ में आया। इसको हम लोग बेटा एंगल, एंगल इसको हम लोग लिखेंगे AOB। कहने का मतलब कि जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है वो पॉइंट हमेशा बीच में रहता है। बात समझ में आया। और बाकी के आर्म जो हैं वो इनके दोनों साइड में रहते हैं। आप इस एंगल को बेटा इस तरह से भी लिख सकते हो कि BOA। बात समझ में आया। लेकिन O जो है, क्योंकि O ही तुम्हारा कॉमन पॉइंट है, दोनों एंगल का मतलब दोनों आर्म का कॉमन पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट O है, तो O ऑलवेज जो है बेटा इंटीरियर है। बात समझ में आ गई। इस तरह से आप किसी भी एंगल का नेमिंग कर सकते हो, क्लियर। अब देखो, अब जस्ट सोचो कि इसके तीन तरह के पॉइंट्स होते हैं किसी भी एंगल के। तो कौन कौन से पॉइंट? एक होता है बेटा इंटीरियर पॉइंट, एक होता है एक्सटीरियर पॉइंट और एक होता है ऑन इट, माने उसके ऊपर। तो देखो ये एरिया जो है, इन दोनों रे को जो इंडिकेशन पॉइंट है इसके बीच का ये जो एरिया है बेटा, इस एरिया में कहीं भी अगर कोई पॉइंट इंडिकेट कर रही है तो वो पॉइंट उस एंगल के इंटीरियर में माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो अगर कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे आगे P, तो P कहाँ है भाई? तो P जो है P इज द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। मतलब P जो पॉइंट है वो एंगल AOB के इंटीरियर में। बात समझ में आया। अब देखो इसके अलावे किसी भी आउटर में, बात समझ में आया, मतलब इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो कहीं भी, तो ये जो पॉइंट होगा उसको हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। बात समझ में आया। मान लो यहाँ कोई पॉइंट आता है Q, तो Q कहाँ है भाई? तो Q इज द एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB, मतलब AOB के बाहर में। बात समझ में आया। ऑन इट का मतलब क्या होता है कि बेटा ये पॉइंट जो है वो मान लो इस आर्म पे कहीं हो या कहीं इस आर्म पे, माने इस आर्म के ऊपर होना चाहिए।
बात समझ में आया? तो उसको हम लोग कहते हैं, मतलब जैसे मान लो ये आर है, तो आर इज अ पॉइंट ऑन एंगल AOB, माने एंगल AOB के ऊपर, वो उसके ऊपर वो लाइज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये इसमें 3 तरह के पॉइंट इंडिकेट होते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? अब एंगल समझ में आ गया? एंगल क्या होता है? एंगल जो है बेटा वो आपका मतलब एक पॉइंट से 2 आर्म का जब एक कोई कॉमन पॉइंट हो और उस कॉमन पॉइंट 2 आर्म के बीच में जो आर्क बनता है, उस आर्क का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखो, ऐसे हम लोग बेटा एंगल का मेजरमेंट जो है वो हम लोग करते किस चीज से हैं? डिग्री में। एंगल का मेजरमेंट हम लोग डिग्री में करते हैं। बात समझ में आया? एक डिग्री आप लोग पढ़े होंगे पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल की डिग्री नहीं है ये डिग्री, जैसे कि 10 डिग्री, तो ये डिग्री का सिंबल है। बात समझ में आया? ये बता रहा है कि ये देखो, ये 10 और ये ऊपर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट तुमको क्या बता दिया? ये पॉइंट तुमको ये बता दिया बेटा कि ये 10 डिग्री। डिग्री कैसे ही लगा? इसका मतलब कि ये जो 10 जो है मतलब मेजरमेंट, ये किसी न किसी एंगल का है। बात समझ में आया? क्योंकि एंगल का मेजरमेंट हम लोग जो करते हैं बेटा वो किस चीज में करते हैं? डिग्री में करते हैं। बात समझ में आया? अब इसमें आपको क्या समझना है कि जैसे देखो 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री जो होती है वो तुम्हारा 60 मिनट के बराबर होता है। बात समझ में आया? वो तुम्हारा 60 मिनट, इसको हम लोग बेटा देखो 60 मिनट, ये सिंबल जो है वो मिनट के लिए लगता है। बात समझ में आया? वो लगता है कि 1 है, लेकिन वो 1 नहीं है, वो जस्ट लाइक तुमको एक कॉमा टाइप का सिंबल दिया जाता है। तो अगर सिंगल कॉमा टाइप का सिंबल रहेगा ना बेटा तो वो मिनट है, और 60 मिनट जो है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। और वो आगे का तो तुम लोग जानते ही हो कि 1 मिनट जो होता है बेटा वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो सेकेंड में डबल मतलब कोमा का सिंबल लगाया जाता है, मतलब कोमा टाइप का सिंबल होता है। बात समझ में आया? ऊपर में जो तुम देख रहे हो वो 1 मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने 11 लिखा है। क्लियर? तो ये तुम्हारा हुआ क्या? इसका मेजरमेंट एंगल का। बात समझ में आया? ये मैंने क्यों बताया तुम लोगों को कि जैसे देखो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तुमको करने के लिए पूछता है। इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता हूँ, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में पूछूंगा, क्योंकि अभी मैं वो चीज पढ़ाया नहीं हूं, इसलिए तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा। अब देखो बेटा, दूसरा चीज हम लोगों को पढ़ना है बेटा काइंड्स ऑफ एंगल, माने एंगल के कितने टाइप होते हैं। बात समझ में आया? तो देखो मेनली एंगल के टाइप्स में पहला जो एंगल होता है बेटा जीरो एंगल होता है। ये कुछ बुक में आपको जीरो एंगल नहीं दिया जाता है। बात समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं कि जीरो एंगल, जब किसी एंगल का वैल्यूएशन 0 डिग्री के बराबर, बात समझ में आया? माने इसमें ये एंगल जो होता है बेटा वो ऑलवेज 0 डिग्री के बराबर होता है। जब एंगल 0 डिग्री के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि वो कौन सा एंगल कहलाएगा? 0 एंगल कहलाएगा। बात समझ में आया? इसमें लाइन जो है, मतलब जो भी तुम पढ़े ना कि 2 आर्क के बीच में जो आर्क बनता है वो एंगल होता है। तो बेटा इसमें जो 2 रे होती है, देखो अगर किसी भी मतलब कि एंगल में जो रे होती है वो दोनों रे
मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से आकर किसी एक पॉइंट पे मिलती है या किसी एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जीरो एंगल एक ऐसा एंगल है जिसमें दोनों रे कोइंसिडेंट करती है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करती है। बात समझ में आया? ये ऐसा एंगल है जो एंगल मतलब इसके बीच में कोई आर्क बनता ही नहीं, क्योंकि दोनों लाइन जो है मतलब इसमें दोनों रे जो है बेटा वो रे कोइंसिडेंट करता है। जब कोइंसिडेंट रे रहेगा दो, तभी तुम्हारा जीरो एंगल जो है वो फॉर्म होगा, अदरवाइज जीरो एंगल फॉर्म नहीं होगा। बात समझ में आया? तो जीरो एंगल का यूज ही बहुत ही कम है, इसलिए कुछ बुक में जीरो एंगल का नाम भी नहीं देता है। बात समझ में आया? इसके बाद देखो, मैं जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसको पहले बता देता हूं। इसके बाद होता है बेटा राइट एंगल। ये एक्यूरेट 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आया? मतलब देखो, जीरो एंगल जिस तरह से 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री से बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, उसी तरह से राइट एंगल में 90 डिग्री से बड़ा एंगल या 90 डिग्री से छोटा एंगल नहीं होता है। अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा तो उस एंगल को बेटा हम लोग राइट एंगल नहीं बोलेंगे, बोले कोई दूसरा नाम हो सकता है। बात समझ में आया? लेकिन उसको हम लोग राइट एंगल नहीं बोलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज कि यहाँ पे जो रे होती है बेटा वो रे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। बात समझ में आया? मतलब एक रे दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो इस स्थिति में तुम्हारा राइट एंगल फॉर्म होता है। क्लियर? ये दो रे हो गई, ये दोनों रे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आया? लेकिन कहने का मतलब मेरा एक चीज और भी हो गया बेटा, जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि उसके मिड पॉइंट माने उसके मीटिंग पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो एंगल तुम्हारा राइट एंगल होगा। बात समझ में आ गया? इसके बाद जो एंगल होता है मतलब राइट एंगल के बाद फिक्स वैल्यू वाला वो होता है बेटा तुम्हारा स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आ रहा है? स्ट्रेट एंगल इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। ये तुम्हारा स्ट्रेट एंगल, इसका भी वैल्यू फिक्स होता है, मतलब कि एकदम एक्यूरेट 180 डिग्री का होगा। अब देखो, इसमें रे जो होते हैं बेटा वो दोनों अपोजिट रे, मतलब अपोजिट रे का मतलब क्या होगा कि एक अगर पूरब गए हैं तो दूसरा पश्चिम की तरफ जाएगा, दैट मीन्स अपोजिट रे होता है। बात समझ में आया? तो दूसरा इधर जाएगा। क्लियर? ये तुम्हारा 180 डिग्री एंगल बनेगा और इसी एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। मतलब जिस एंगल का वैल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 180 डिग्री इज नोन एज क्या कहेंगे हम? स्ट्रेट एंगल। और एक होता है बेटा कंप्लीट एंगल, एक होता है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल जो होता है आपका, उसका वैल्यूएशन जो होता है बेटा वो 360 डिग्री होता है। बात समझ में आया? देखो, एक चीज तुम लोगों को मैं बता दूंगा कि बेटा ज्योमेट्री में एंगल और 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल, ज्योमेट्री का एंगल हमेशा 0 से 360 डिग्री के बीच में, माने 0 से लेकर 360 डिग्री तक का होता है। बात समझ में आया? लेकिन वहीं जब तुम 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना तो वहां पे एंगल ऐसा नहीं है कि
0 डिग्री से स्टार्ट होगा 360 डिग्री तक जाएगा, वहां पे एंगल का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। बात समझ में आया? वहां तुम्हें मतलब एंगल निगेटिव में भी होगा, एंगल पॉजिटिव में भी होगा, एंगल 0 भी होगा, मतलब सब कुछ होगा। जैसे कि तुम कैसे कहते हो नेचुरल नंबर इंटीजर में क्या अंतर है? बात समझ में आया? वही अंतर तुमको बेटा ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में या ज्योमेट्री के एंगल में, ज्योमेट्री का एंगल का फिक्स है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री। अब इसके आगे का एंगल ज्योमेट्री का एंगल नहीं माना जाता है। ज्योमेट्रिकली एंगल जो होते हैं वो 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच का ही, बीच का नहीं, 0 से लेकर 360 डिग्री तक का होता है। बात समझ में आया? इससे ज्यादा अगर मान लो कि कहीं पे एंगल बेटा 720 डिग्री का बना है, 720 डिग्री का एंगल ज्योमेट्री में नहीं फॉर्म होगा, वो कहां फॉर्म होगा? ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्म होगा। अगर -45 डिग्री का एंगल बना है तो बेटा -45 डिग्री का एंगल ज्योमेट्री में नहीं बनेगा कहीं भी, वो जब भी बनेगा ट्रिग्नोमेट्री में बनेगा। वो तुमको 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में नहीं मिलेगा, वो 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब मिलेगा कि एंगल का वैल्यूएशन जो होता है वो तुमको 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में ज्योमेट्री में होता है, और 360 से ऊपर या मतलब कि 0 से नीचे का एंगल, मतलब कि टोटल एंगल जो है ये निगेटिव पॉजिटिव ये सब तुमको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्म होता है। बात समझ में आ गया? अब देखो इसके अलावा और भी एंगल का टाइप है, वो है कि उसका एक रेंज होता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या रेंज होता है पहले वो देखते हैं। इसके अलावा आपके पास होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो फॉर्म होता है बेटा बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब इसमें एंगल का मेजरमेंट जो होता है एक्यूट एंगल में वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होता है। आप 30 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो या 89 डिग्री का हो, बेटा ये टोटल एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? देखो 90 डिग्री अगर हो गया तो वो तो राइट एंगल में आ गया, अगर 0 डिग्री हो गया तो वो 0 एंगल में आ गया, लेकिन इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर रहेगा, बात समझ में आएगा, तो वो एंगल तुम्हारा एक्यूट एंगल। एक चीज और देखो, इसका फॉर्मेशन जब भी होगा बेटा, जैसे देखो जब दो लाइन रे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी, बात समझ में आया? तो परपेंडिकुलर में एक बेटा हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है, लेकिन इसमें लाइन जो होगी एक तो हॉरिजॉन्टल होगी, लेकिन अगली जो होगी वो तुम्हारा सेलेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? वो तुम्हारा मतलब इस तरह से झुकी हुई है। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर लाइन जो है वो अपने बेस के तरफ अगर मुड़ी हुई है, झुकी हुई है, तो उस एंगल को तुम देखकर भी समझ सकते हो कि वो एक एक्यूट एंगल है। बात समझ में आ गई बेटा? अगला जो एंगल है हम लोगों का वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, और होता है ऑब्ट्यूज एंगल। बेटा ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो बिटवीन 90 एंड 180, मतलब क्या हुआ कि 90 से बड़ी और 180 से छोटी अगर कोई एंगल है, मतलब क्या है कि 91 कहो या 90.1 कहो, माने 90 से बड़ा और 180 मतलब 180 से छोटा,
कोई भी एंगल होगा बेटा, उस एंगल का नाम क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर हो गया? ये एंगल हमेशा इसका फॉर्मेशन जो इसका बेस रे होती है उससे दूसरी रे हमेशा दूर की तरफ है। देखो इसमें एक्यूट में ये रे जो है वो बेस के नजदीक की तरफ होती है और इसमें ये बेस से दूर की तरफ होती है। बात समझ में आ रहा है बेटा? तो ये तुम्हारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें वैल्यूएशन जो है बेटा वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? और एक एंगल होता है बेटा इसमें, वो कौन सा एंगल होता है? एक होता है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। एक एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल बेटा, इसमें मेजरमेंट जो होता है बिटवीन 180 एंड 360, मतलब ये एंगल 180 से बड़ी होती है और 360 से छोटी होती है। बेटा इसमें जो एंगल का फॉर्मेशन होता है कुछ इस टाइप का होता है। अब देखो अगर इधर से देखोगे तो ये एक्यूट दिखाई देगा, ये इधर से अगर देखोगे तो ये एक्यूट दिखाई देगा, लेकिन ये रिफ्लेक्स भी हो सकता है। कब? जब एंगल ये वाला एंगल अगर आप मेजर करोगे, बात समझ में आया, तो ये रिफ्लेक्स हो जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, इतना चीज आप लोगों को कंप्लीट हो गया तो आपको बेटा टाइप ऑफ एंगल जो है, बात समझ में आ रहा है, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब जैसे कि पेयर ऑफ एंगल में हम, बात समझ में आ रहा है, अब हम लोग आते हैं पेयर ऑफ एंगल। तो पेयर ऑफ एंगल में जो होता है उसका टाइप जो है, पेयर ऑफ एंगल का मतलब समझते हो? पेयर माने क्या होता है? जोड़ा, यानी कि दो। अब देखो दो एंगल का अलग अलग टाइप हम लोग देखेंगे, बात समझ में है? तो उसमें बेटा जो होता है वो होता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा कहता है कि अगर किसी भी दो एंगल का सम, मतलब सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर किसी दो एंगल का सम, बात समझ में आ रहा है, अगर कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब कि वो एंगल बेटा कौन सा एंगल कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हाँ, एक चीज और बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल हो। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि जब दोनों एंगल 45 और 45 डिग्री के होंगे तभी उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। नहीं, वो तुम्हारा 30 डिग्री और 60 डिग्री भी होगा तब भी हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। बात समझ में आएगा? मतलब कि हाँ, बस तुमको क्या ध्यान देना है कि जो दो एंगल गिवन है उन दोनों का सम जो है वो तुम्हारा 90 डिग्री के बराबर है। दूसरा चीज,
अगर मान लीजिए कि आपको कोई एंगल दिया हुआ है, एंगल जो है वो मान लीजिए आपका गिवन है, एक एंगल का वैल्यूएशन आपको दिया हुआ है, उसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉम्प्लीमेंट। बेटा कॉम्प्लीमेंट उसका पूछ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए 90 में से उस एंगल को माइनस कर दो। कौन सा एंगल? जो एंगल आपको दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 90 में से 30 माइनस कर दो, यानी कि 60 डिग्री उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझ में आया? यानी देखिए मतलब मेरा क्या होगा कि एंगल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट। एंगल में उसका कॉम्प्लीमेंट अगर ऐड करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या कि 90 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? किसी भी एंगल में अगर उसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट ऐड करोगे तो वो एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर? या आपको मान लो बेटा कि किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, अब फिर भी एंगल फाइंड करना है, तो आप क्या करो कि 90 डिग्री में से कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो, आपका एंगल फाइंड हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आपको एक ही चीज याद रखना है कि एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आया? एंगल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में से 90 डिग्री। इसी पर एक दूसरा एंगल बना बेटा सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री में ही एक दूसरा एंगल बना सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो बस यही चीज है, बस सम जो है बेटा वो 180 डिग्री के बराबर। सप्लीमेंट्री एंगल बेटा इसमें द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस इतना ही अंतर है। उसमें दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, इसमें दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आया? अब इसमें भी आपसे सप्लीमेंट पूछ सकता है, तो एंगल गिवन होगा। अगर एंगल दिया हुआ है, अब मान लो उसका सप्लीमेंट पूछ रहा है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट फाइंड करना है तो हम लोगों को याद रखना है कि एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर मान लो तुमको सप्लीमेंट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? 180 में से एंगल को माइनस करोगे। अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो आप क्या करोगे कि 180 में से आप उसका सप्लीमेंट फाइंड करोगे, माइनस करोगे। क्लियर? बस ये चीज याद रखना है कि एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ गया? तो हम लोगों का बेटा आज सप्लीमेंट्री एंगल क्लियर हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद जो है वो क्या है? एक है पेयर ऑफ एंगल में बेटा एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल में भी एक पेयर ऑफ एंगल होता है, मतलब दो एंगल्स होते हैं, लेकिन उन दोनों एंगल में जैसे देखो ये दो एंगल मान लो मैंने अलग अलग बना दिया, ये तुम्हारा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल बेटा एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? पहले इसकी प्रॉपर्टीज समझो। A pair of angle have a same common point,
मतलब कि एक ही कॉमन पॉइंट पर अगर दो एंगल फॉर्म हो गए तो वो तुम्हारा एडजेसेंट एंगल हो सकता है। अभी और भी उसमें प्रॉपर्टीज है। मैंने पहला प्रॉपर्टीज आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आपका दो एंगल बना हुआ है, ये दो एंगल बने हुए हैं, देखो एंगल 1 एंगल 2, दो एंगल बना हुआ है। इन दोनों एंगल अगर हम लोग बात करें तो एक ही इसी पॉइंट पर बना हुआ है। बात समझ में आया? यानी इसमें एक जो है बेटा वो कॉमन पॉइंट होना चाहिए। क्लियर? मतलब एक ही पॉइंट पर दोनों एंगल फॉर्म होगा तब वो एडजेसेंट एंगल हो सकता है। दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है वो बताइए। ऐसा दूसरा जो चीज है, इसमें दो आर्म जो है वो नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। नॉन कॉमन आर्म का मतलब क्या हुआ कि इस आर्म का इस एंगल से कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग ये आर्म हटा भी देते हैं बेटा तो ये एंगल हमारा फॉर्म्ड ही रहेगा, उस एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये आर्म जो है इस आर्म का इस एंगल से मतलब एंगल 1 से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दोनों जो है बेटा ये नॉन कॉमन आर्म का है। तो किसी भी एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, दूसरा या इसको कॉमन वर्टेक्स को दो नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए। तो देखो ये दोनों नॉन कॉमन आर्म होते हैं, नॉन कॉमन आर्म। ये भी तुम्हारा नॉन कॉमन आर्म होगा और एक कॉमन आर्म होना चाहिए। दो नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए। नॉन कॉमन आर्म को मैंने क्या बताया कि जो नॉन कॉमन आर्म हो उसका रिलेशन दूसरे एंगल से नहीं होना चाहिए। मतलब इसका रिलेशन इस एंगल से नहीं, एंगल 1 से नहीं होना चाहिए और OB का रिलेशन एंगल 2 से नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स नॉन कॉमन आर्म। और एक इसमें कॉमन आर्म होना चाहिए। तो ये तुम्हारा हो गया कॉमन आर्म। बात समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा हो गया कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये एक ऐसा आर्म है OC, अगर OC को हम हटाएंगे बेटा तो ना हमारे पास एंगल 1 रहेगा और ना ही हमारे पास एंगल 2 रहेगा। एक ये दूसरा ही एंगल 3 बन जाएगा यहां से यहां तक। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि OC का रिलेशन एंगल 1 के साथ भी है और OC का रिलेशन एंगल 2 के साथ भी है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये दोनों एंगल को फॉर्म होने में मदद कर रहा है। वो भी तुम्हारा एंगल 2 को फॉर्म होने में कोई रोल नहीं अदा कर रहा है, कोई भी रोल उसका नहीं है। OA का रिलेशन माने OA जो है वो एंगल 1 को फॉर्म होने के लिए कोई भी रिलेशन उसका नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन OC का रिलेशन एंगल 1 के साथ भी है और एंगल 2 के साथ भी है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन आर्म कहते हैं। तो एक एडजेसेंट एंगल में हम लोगों को क्या क्या देखना है कि एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स का मतलब कि एक ही वर्टेक्स पे दोनों एंगल फॉर्म होना चाहिए, दो नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए। अगर इतना चीज किसी एक फिगर में मिलता है बेटा तब हम लोग कहेंगे कि ये एक एडजेसेंट एंगल है। बात समझ में आया? एडजेसेंट में भी एक होता है बेटा बाइसेक्टर। हाँ, यहां कोई जरूरी नहीं एंगल 1 नॉट इक्वल्स टू एंगल 2, ऐसा हो सकता है। बात समझ में आया? लेकिन अगर ऐसा होता है कि इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन हम लोग ये कहेंगे कि OC इज द
बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। अगर तुम्हारा OC बाइसेक्टर होगा तो एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर होगा। अगर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होगा तो OC जो होगा वो बाइसेक्टर होगा। मेरी बात समझ में आया? मैंने दोनों बात उल्टा पुल्टा करके बोल दिया, अब तुम लोग समझते रहना। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा तो OC एंगल AOB का बाइसेक्टर होगा। क्लियर? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, तो वैसी स्थिति में आप ये कह सकते हो कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो OC बाइसेक्टर है। अगर OC बाइसेक्टर है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एक चीज और, एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर है तो एक कहानी आप ये और भी लिख सकते हो कि 1/2 एंगल AOB, यानी एंगल 1 जो होगा इस पूरे एंगल के हाफ होगा। मतलब अगर ये पूरा एंगल बेटा 25 डिग्री का होगा तो 12.5 डिग्री एंगल 1 होगा और 12.5 डिग्री एंगल 2। बात समझ में आ गया? यानी अब बाइसेक्टर का भी मतलब तुम लोगों को क्लियर हो गया। अब इसके बाद है बेटा लीनियर फिगर। इसके बाद क्या है? लीनियर फिगर। अब देखो, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग लीनियर पेयर जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इन दोनों का ट्रीटमेंट भी हम लोगों को देखना है। थैंक यू।